अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 8 स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ रिटर्न का नेक्स्ट टॉपिक और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर एमन जवाद। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कानूनी तकसीर हासिल। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न किसे कहते हैं? इन अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी when the unit of variable factor are increased with the unit of other fixed factor, the marginal productivity increases. It is called law of increasing return. In a given state of technology, when unit of variable factor are increased with the units of other fixed factor, the marginal productivity increases. It is called increasing return. इसे कानूनी तकसीर हासिल कहा जाता है। अगर मुतहर्रक अवामिल की मिकदार में इजाफा किया जाए और मुख्ततम पैदावार में इजाफा होता रहे तो कानून तकसीर हासिल इतलाक पजीर रहेगा। आसान लफ्ज़ों में, जब किसी फिक्स्ड फैक्टर के साथ दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर, कैपिटल की इकाइयाँ लगाई जाएं तो हर अगली इकाई लगाने से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो तो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के दरमियान ऐसे रुझान को लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का नाम दिया जाता है, कानूनी तकसीर हासिल कहा जाता है। अब इसकी कुछ assumptions देखते हैं। At least one factor of production is assumed to be constant or indivisible, कि हमें एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज्यूम करना है जो मुस्तकिल रहे, जो चेंज ना हो, जो कांस्टेंट हो। सम फैक्टर लेबर एंड कैपिटल आर assumed to be variable or divisible। अब कुछ हमें ऐसे भी फैक्टर चाहिए जो वेरिएबल होने चाहिए, जो चेंज हो सकें, जिनको डिवाइड किया जा सके, जैसे लेबर, कैपिटल। देयर इज अ स्कोप ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के लिए जो आप टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं या मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। देयर इज नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आमलीन पैदाइश की कीमतों में कोई तब्दीली ना हो। All units of variable factor are equally efficient, कि मतलब तमाम वेरिएबल फैक्टर जो उनसे हैं वो एक जैसी मतलब सलाहियत के हामिल होने चाहिए। अब देखते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को ग्राफ और टेबल की मदद से। अब जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, पहला हमने फिक्स फैक्टर लिया है लैंड, जिसके 10 यूनिट्स हैं और जो चेंज नहीं हो रहे। इसी तरह वेरिएबल फैक्टर में हमने लेबर और कैपिटल लिए हैं जो कि चेंज हो रहे हैं, जो 1 से लेके 5 तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब मार्जिनल प्रोडक्ट हमने लिया है 2 4 6 8 10 और टोटल प्रोडक्ट हमारे पास आया है। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? पहले वाला सेम आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा 2, और फिर 2 ये जो सा है इसमें सेकेंड वाले को प्लस करेंगे, 2 4 इक्वल 6 6 6 इक्वल 12 12 प्लस 8 इक्वल 20 एंड 20 प्लस 10 इक्वल 30। तो इस तरह हम टोटल प्रोडक्ट की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब ग्राफ में देखें, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस, उस पर हमने लिए हैं यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, मतलब मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ, जबकि जो वर्टिकल वाई एक्सिस है उस पर हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ली है, मुख्ततम पैदावार ली है। अब देखें, जब जैसे जैसे हमारे यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे ये पॉइंट्स ऊपर जाते जा रहे हैं। जैसे लेबर का फर्स्ट यूनिट है तो उसके ऊपर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 2 है, 1 लेबर और कैपिटल के ऊपर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 2 है। इसी तरह लेबर का जब यूनिट लेबर और कैपिटल का 2 हुआ तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ के 4 तक चली गई। इसको हमने बी पॉइंट का नाम दे दिया। इसी तरह जब कैपिटल और लेबर की वैल्यू 3 हुई तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वैल्यू 6 हो गई, तो इसे हमने सी से जाहिर किया। इसी तरह जब 4 यूनिट्स यूज हुए लेबर और कैपिटल के
तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 8 हो गई। इसी तरह जब यूनिट 5 हुए तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ के 10 हो गई। इसको हमने ए बी सी डी और ई से जाहिर किया। अब ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा है जो इन सब पॉइंट्स को मिला रहा है उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। मतलब इसको आप खते तकसीर हासिल भी कह सकते हैं। अब देखते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, या इसको डिमिनिशिंग कॉस्ट कह लें या आपको डिक्रीजिंग कॉस्ट कह लें, ये दोनों इसके नाम हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। कानून तकसीर हासिल को कानून तकलील मुसारिफ भी कहते हैं। अब जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, लेकिन मेहनत और सरमाए पर उठने वाले अखराजात वैसे के वैसे ही हैं। इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट की मुख्तलिफ मकदारों को हम जो फिक्स वैल्यू है उस पर डिवाइड करने से जो मुसारिफ पैदाइश हासिल होते हैं उनमें मतलब गिरने का रुझान पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल में, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द लॉ कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। According to the law, diminishing cost as the output increases, average cost per unit goes on diminishing. अब जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, सबसे पहले हमने लिया फिक्स फैक्टर जो कि हमारे पास लैंड है, उसके 10 यूनिट्स हैं, जबकि वेरिएबल फैक्टर लेबर और कैपिटल लिए जिसके यूनिट 1 से लेके 5 तक जा रहे हैं। इसी तरह मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यूज 2, 4, 6, 8 और 10 हैं। टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट सेम आ जाएगा, फिर सेकंड वाले में सेकंड वैल्यू प्लस होगी 2 + 6, 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20, 20 + 10 = 30। इस तरह हमने टोटल प्रोडक्ट का कर्व निकाल लिया। अब जो हमने वेज रखी वो फिक्स रखी 200। अब हम मार्जिनल कॉस्ट किस तरह निकालेंगे? हम वेज को मार्जिनल प्रोडक्ट पर डिवाइड करते जाएंगे। वेज हमारे पास कितनी है? 200। 200 को हम मार्जिनल प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8, 10, हम इस पे डिवाइड कर देंगे। 200 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई? 100। 200 डिवाइडेड बाय 4 मार्जिनल कॉस्ट 50 आ गई। इसी तरह 200 डिवाइडेड बाय 6 मार्जिनल कॉस्ट 33.3 आ गई। 200 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल 25, 200 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल 20। इस तरह हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाल ली। अब देखें ग्राफ की तरफ। ग्राफ पे हमने एक्स एक्सिस पे हमने लिए हैं यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जबकि वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल कॉस्ट ली है, मतलब मुख्ततम लागत। अब देखें लेबर यूनिट जब 1 है तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 100। 1 पे मार्जिनल कॉस्ट 100 है तो हमने 100 पे यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। अब देखें जब लेबर के यूनिट्स 2 हैं तो मार्जिनल कॉस्ट की क्या वैल्यू है? 50। तो हमने यहाँ पे 50 तक चला गया। अब ये देखें 40 और 60 के दरमियान ये जो आ रहा है ये यहाँ पे आ रहा है। अब देखें जब लेबर के यूनिट्स 3 हैं तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू 33.3 है। 33.3। अब देखें जब लेबर की यूनिट्स 4 हैं तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू 25 है। इसी तरह जब 5 यूनिट हैं तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू 20 है। उम्मीद है आपको इस टेबल और ग्राफ की समझ आ गई होगी। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कानूनी तकसीर हासिल। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट इन सच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वेयर, अब ये कहाँ कहाँ लागू होता है? कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, मतलब कौन सी सनतों में लागू होता है? वेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड एंड सब्स्टिट्यूटेड अप टू सम एक्सटेंट,
मतलब जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकट्ठे होते हैं। एन इंडस्ट्री इज एक्सपेंडेड बाय गेटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब बड़े पैमाने पर जो अंदरूनी और बैरूनी किफ़ायतें हैं उनको लेके ये इंडस्ट्री एक्सपैंड करती है। लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन दैट यूनिट वेयर विच इज प्रोड्यूसिंग बिलो इट्स कैपेसिटी। मतलब ये कानून वहाँ पे भी लागू होता है जहाँ पे यूनिट जोन सा है वो अपनी कैपेसिटी से कम, मतलब जितना वो परफॉर्म कर सकता है उससे कम पे कर रहा है। द इंक्रीज इन मार्जिनल रिटर्न कंटिन्यू टिल द प्लांट बिगिन टू प्रोड्यूस इट्स फुल कैपेसिटी। मतलब मार्जिनल रिटर्न तब तक आता रहेगा जब तक प्लांट जोन सा है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करना शुरू नहीं कर देता। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन इज एप्लीकेबल। मतलब जो सलाहियत जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे एप्लीकेबल हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, किसकी वजह से? महारत की वजह से, स्पेशलाइजेशन की वजह से। इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ह्यूमन फैक्टर आर मोर इन्वॉल्व देन नेचुरल फैक्टर। अब इन जो सनतों में जो मजदूर हैं, मतलब ह्यूमन फैक्टर हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं नेचुरल फैक्टर्स की जगह। ड्यू टू दिस रीज़न नेचुरल ऑब्स्टेकल आर लेस अफेक्टिव। इसलिए जो कुदरती जो मुश्किलें आती हैं वो कम असरदार होती हैं। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।